नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी से। बता दें कि लेबनान से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि लेबनान में घुसी है इजराइल की थल सेना। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इजराइल के हमले से सहमा लेबनान और ऐसे में ईरान में अब तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत की वो खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लेबनान में घुसी इजराइल की थल सेना इजराइल के हमले से सहमा है पूरी तरह से लेबनान और ऐसे में ईरान में अब तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी निकलकर सामने आई है। अमेरिकी इजराइल के द्वारा ईरान पर ज्वाइंट अटैक के बाद से पूरे मिडिल ईस्ट जो है वो जंग की चपेट में आ चुका है और दोनों तरफ से भीषण हमले लगातार जारी हैं और ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया है कि अमेरिकी इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 700 से कहीं ज्यादा हो चुकी है। ईरान जो है युद्ध पर पूरी तरह से दुनिया की नजरें जो है वो टिकी हुई है। इजराइल और अमेरिका के तबातोड़ हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो चुकी है। बता दें कि खामेनेई की मौत ने मिडिल ईस्ट की आग को पूरी तरह से बेकाबू कर दिया है और एक और इजराइल और अमेरिका ईरान में मिसाइल अटैक कर रहा है, वहीं ईरान भी जमकर पलटवार कर रहा है। ईरान ने इजराइल के अलावा खाड़ी के उन देशों को भी अपना टारगेट बना लिया है जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। अमेरिका की मिसाइलों ने दुबई, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान जैसे देशों के आसमान को लाल कर दिया है। तो इधर व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सख्त आदेशों ने युद्ध को और भी नई दिशा में तब्दील कर दिया है। दे दें कि ईरान में अब तक कई लोगों की मौत की जानकारी निकलकर सामने आई है और ऐसे में लेबनान में इजराइल की सेना घुसी हुई है। इजराइल के हमले से पूरी तरह से वहां पर सेना जो है बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इजराइल के हमले से सहमा लेबनान। बड़ी जानकारी और इसके साथ ही ईरान में अब तक कई लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो हो चुकी है। ईरान की मिसाइलों ने दुबई, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान जैसे देशों के आसमान को पूरी तरह से लाल कर दिया है। तो इधर व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त आदेशों ने युद्ध की दिशा बदल दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बीते 2-3 दिनों से लगातार युद्ध हो रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें किस तरह से इजराइल की सेना है वो घुस चुकी है और हमले को लेकर लेबनान में पूरी तरह से दहशत देखने को मिल रही है। खामेनेई की मौत के बाद से मिडिल ईस्ट की आग जो है वो लगातार बेकाबू हो चुकी है। एक और इजराइल और अमेरिकी ईरान में मिसाइल अटैक कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर लेबनान भी पूरी तरह से पलटवार के साथ साथ यहाँ पर हमले हो रहे हैं। लेबनान में इजराइल की सेना घुस चुकी है और इजराइल के हमले से पूरी तरह से लेबनान जो है वो के त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह से। जेके त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। जी सर, किस तरीके से, सबसे पहले सवाल तो यही होगा कि किस तरीके से देख रहे हैं आप, आज 4 दिन हो गए हमले को लेकर। देखिए, ये हमला अभी अनीता जी 3-4 दिन और मेरे ख्याल से चलेगा, क्योंकि ईरान के पास जितना भी हथियारों का जखीरा है उसमें अब कुछ नया इजाफा नहीं हो रहा है, क्योंकि अब कोई संभावना नहीं है कि ईरान को आगे कहीं रूस से, चीन से या उत्तर कोरिया से मदद मिल सके। यही हाल हूती का और यही हाल हिजबुल्लाह का भी है। इसलिए इन दोनों के ये जखीरे जो हैं भंडार धीरे धीरे खत्म होंगे और अमेरिका इसीलिए चाहेगा, अमेरिका और इजराइल दोनों मिल करके, कि इनके ऊपर ज्यादा अटैक हो ताकि ये रिटेलिएट करें और इनके हथियार जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। अमेरिका और इजराइल को भी ये युद्ध जल्दी खत्म करना है, जबकि ईरान चाहेगा कि थोड़ा थोड़ा रुक करके वार होता रहे ताकि ईरान उसको रिटेलिएट करे और जितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान है इजराइल और अमेरिका को या उनके बेसेस जो हैं गल्फ में पहुंचाया जा सके। वो इसलिए भी कि अगर ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा तो एक समय पर जब दोनों देशों के बीच में वार्ता की बात होगी तब कम से कम ईरान एक पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से खड़ा होकर बातचीत कर सकेगा। इसीलिए ईरान की भी कोशिश रही है। दूसरी चीज ये कि ईरान ये इसलिए भी ये चाहता है
कि एक तरह से पनिश करना चाहता है कि आपने गल्फ के देशों ने हमारी कोई मदद नहीं की, इसलिए हम सारे गल्फ को इसमें इनगल्फ कर लेंगे इस वार में और इसको और आगे बढ़ाएंगे। देखिए इसी उसके तहत ईरान ने यूरोप में साइप्रस में भी हमले किए। बिल्कुल, ऐसे में त्रिपाठी जी क्या कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट की जो आग है वो पूरी आग जो है वो महायुद्ध की तरफ धकेल रहा है दुनिया को? देखिए अभी तक तो मिडिल ईस्ट की आग मिडिल ईस्ट तक ही रही है, क्योंकि ईरान ने सिर्फ यही कहा है, मिडिल ईस्ट के देशों को कहा था कि आप हमारे साथ नहीं हैं तो हमारे खिलाफ हैं। लेकिन साइप्रस पे जो हमला हुआ है उससे ये लगता है कि हो सकता है ये यूरोप को भी इनगल्फ कर ले आज, क्योंकि यूरोप में भी फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका का समर्थन किया है और अगर ऐसा होता है तो यूरोप भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अभी एशिया की बारी तो नहीं आएगी क्योंकि एशिया में भी किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन एक चीज यह है कि शायद ईरान अगले कदम के रूप में पाकिस्तान को और तुर्की को भी टारगेट करे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ और बड़ी जानकारी ईरान से ही निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी दे दे कि ईरान के गैरास में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि महायुद्ध के बीच ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और तीव्रता की अगर बात कर ले तो 4.3 तीव्रता मापी गई है। ऐसे में ईरान में न्यूक्लियर टेस्ट करने का संदेश भी सामने आ रहा है निकल के। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि ईरान में न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर संदेश जाहिर किया गया है। ऐसे में ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इस युद्ध के बीच में त्रिपाठी जी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्या लग रहा है कि ये न्यूक्लियर को लेकर टेस्ट किया गया है, क्योंकि युद्ध के बीच में भूकंप आना हो सकता है। देखिए जब भी न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, अगर ग्राउंड पे टेस्ट होते हैं या इवन समुद्र में टेस्ट होते हैं तो ऐसे झटके महसूस किए जाते हैं। हालांकि अब साइंस इतनी प्रगति कर चुकी है कि ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर टेस्ट हो जाते हैं, लैब में सिमुलेट करके किए जाते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मुझे नहीं पता कि ईरान के पास इतनी साइंटिफिक वो है डेवलपमेंट कि वो सिमुलेट करके न्यूक्लियर टेस्ट कर सके। तो मुझे लगता है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया होगा कहीं फारस की खाड़ी वगैरह के पास, जिससे कि ये हल्का झटका है। ये दिखाने की बात है कि देखिए सर, ये टेस्ट को लेकर ही और न्यूक्लियर को ही लेके युद्ध भी शुरू हुआ था और ऐसे में लगातार खाड़ी देशों की अगर मैं बात कर लूं या फिर मिडिल ईस्ट की बात कर लूं तो भूकंप लगातार कई समय से सुनने को आ रहे हैं। तो क्या ये पूरी तरह से कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ टेस्ट ही किया जा रहा है? नहीं, ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर सकते जब तक कि सिस्मोलॉजिकल डेटा से ये पता नहीं लग जाए कि इसका केंद्र कहाँ था, कितने नीचे था, किस जगह पे था, किस अक्षांश और देशांतर में था। और रही बात ये कि ईरान को न्यूक्लियर करने से रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल ये कदम उठा रहे हैं, तो ये सिर्फ आई वॉश है, ये सिर्फ कहने की बात है। ईरान और इनफैक्ट इजराइल इसलिए ये कदम उठा रहा है कि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान ताकतवर हो। अमेरिका इसलिए कदम उठा रहा, दो चीजें हैं, एक तो अमेरिका फंस गया है इजराइल के साथ, इजराइल को एश्योरेंस दे के, और दूसरी चीज अमेरिका का सबसे बड़ा हित यह है कि ईरान के तेल भंडार पर कब्जा करना। जैसे ऐसे में त्रिपाठी जी सर, अगर तेल की ही बात कर रहे हैं तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में तेल जो है वो महंगे होंगे, आम लोगों की जेब पर इसका असर पड़ेगा इस महायुद्ध से? देखिए महंगा होना शुरू हो चुका है। आज की डेट में ब्रेंट ऑयल जो है वो $73 के पार कर चुका है, यानी $3 एक दिन में महंगा हो गया है। WTI ऑयल जो है वो भी $68 पार कर चुका है और गैस के दाम भी तेजी से बढ़े हैं, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है। रही बात भारत की, तो भारत के पास 2 महीने से कुछ ज्यादा का रिजर्व पड़ा हुआ है और भारत इसमें एक चीज ये कर सकता है कि जब अमेरिका और इजराइल उधर इन्वॉल्व है तो भारत रूस से व्लादिवोस्टोक चेन्नई कॉरिडोर के थ्रू तेल मंगा सकता है और मंगा रहा है। भारत ने अभी तक बंद नहीं किया है, कम किया है, भारत उसको तेज कर सकता है। और ऐसी युद्ध की स्थिति में अमेरिका ये नहीं कर पाएगा कि वो भारत के ऊपर आक्रमण करे या भारतीय तेल टैंकर जो रूस से लेकर के चीन सागर से होते हुए, साउथ चाइना सी से होते हुए हिंद महासागर में घुस के इंडोनेशिया से हमारे पास आएंगे, उन पर कोई कार्रवाई, सैनिक कार्रवाई करे।
तो बिल्कुल। ये ऐसे अभी में हमारे लिए तो सर आप बोल रहे हैं कि ईरान की तरफ से रूस है, तो रूस और चीन वो तो पूरी तरह से ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या तेल को वो लेकर महंगा तेल कर सकते हैं? वो मना भी कर सकते हैं रूस की अगर मैं बात करूं तो। नहीं, रूस मना नहीं करेगा। देखिए, रूस जो सपोर्ट कर रहा है अभी तक, रूस और चीन का सिर्फ लिप सपोर्ट है, सिर्फ शाब्दिक सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट है। अभी तक रूस और चीन ने कोई ऐसा एक्शन नहीं डिक्लेयर किया है या कोई ऐसी इंटेंशन नहीं जताई है कि जिससे हम ये कह सकें कि हाँ, वो आक्रामक रूप से दोनों देश या दोनों में से कोई भी देश इसमें कूदेंगे। तो रूस और चीन निंदा करते रहेंगे, सामान नहीं दे पाएंगे, ईरान को साजो सामान नहीं दे पाएंगे। और रूस जो खुद ही युद्ध से इतना टूटा है, उसके लिए भी ये भूखित होगा कि उसकी तेल सप्लाई इंडिया को जारी रहे। और चीन को भी अगर तेल सप्लाई नहीं मिलती, चीन का आपको याद रखना होगा कि चीन के खपत का 20% ईरान से आता है। तो अगर वो सप्लाई नहीं मिलेगी चीन को, तो चीन को वो सप्लाई भी रूस दे देगा। तो इस हिसाब से रूस की इकोनॉमी फायदे में रहेगी, भारत की इकोनॉमी फायदे में रहेगी। बिल्कुल। ऐसे में त्रिपाठी जी, ईरान की तरफ रूस है, चीन है, तो आने वाले समय में चीन का कितना योगदान होगा ईरान को लेकर? देखिए, चीन इसमें जैसा मैंने कहा कि लिप सर्विस के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ शाब्दिक सहयोग होगा, सिर्फ स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जाएंगे, निंदा की जाएगी। लेकिन चीन अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो आकर के इसमें डायरेक्ट इस युद्ध में कूदे। ठीक है त्रिपाठी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी जानकारी निकलकर ईरान से ही सामने आ रही है इस वक्त की। बड़ी जानकारी दे दे कि ईरान ने स्ट्रेट हॉर्मुज पर लगातार हमले हो रहे हैं और ऐसे में जहाजों पर हमले की चेतावनी दे दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि अगर जहाज निकला तो आग लगा देंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ से जहाज निकला तो उसे बंद कर दिया जाएगा। अगर कोई भी जहाज वहां से गुजरने की कोशिश की तो उसे आग लगा दी जाएगी। और ये बात ईरान के स्टेट मीडिया ने बताई है। और ये फैसला ईरान और इजराइल अमेरिका के जंग के बीच में ये बड़ा कदम मारा जा रहा है। अभी हम तेल की ही बात कर रहे थे त्रिपाठी जी, और ये खबर निकलकर सामने आई है कि अगर जहाज निकला तो उसमें आग लगा दी जाएगी। इसको किस तरीके से देख रहे हैं त्रिपाठी जी? देखिए, एक जहाज को ऑलरेडी नष्ट किया जा चुका, क्षतिग्रस्त किया जा चुका है। पलाऊ नामक प्रशांत महासागर के एक द्वीप में जो ये जहाज रजिस्टर्ड किया गया था, फ्लैग किया गया था, लेकिन ये था किसी वेस्टर्न कंट्री का। वो तेल लेकर हॉर्मुज खाड़ी के पास पहुंचा था और उसको क्षति पहुंचाई गई है ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा। तो ये काम शुरू हो चुका है। और जहां तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, मैं ओमान में रह चुका हूं और जो हॉर्मुज की खाड़ी है वो उन सबसे सकरी जगह पे 39 किलोमीटर है। तो इतना कि ओमान के मुसद्दम से बंदर अब्बास दिखता है नंगी आंखों से। तो अब उस 39 किलोमीटर ईरान के किसी भी मिसाइल के या ईरान के किसी भी उसके रेंज में है। इसलिए अगर कोई भी वहां से जहाज गुजरता है तो वो नष्ट करने में ईरान को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए ईरान ने ये धमकी दी है और इसलिए हॉर्मुज की खाड़ी अभी लगभग बंद है। ऐसे में क्या त्रिपाठी जी, जो तेल व्यापारी हैं या फिर जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उनको ज्यादा इससे घाटा होगा, नुकसान होगा? देखिए, तेल के व्यापार को तो नुकसान होगा, क्योंकि तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी। अगर हॉर्मुज खाड़ी से नहीं आता या स्वेज से नहीं आता, दो ही तरीके हैं, तो सप्लाई बंद हो जाएगी। लेकिन जहां तक शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का है, मेरे ख्याल से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो शिक्षा जगत से जुड़े लोग, यानी जो दुबई वगैरह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहाँ, वो लोग वहाँ फंसे रह जाएंगे। नुकसान तो आर्थिक कोई नहीं होगा खास। तो क्या सोने चांदी के भाव की अगर मैं बात कर लूं तो क्या उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है हमें? देखिए, उसमें मेरे ख्याल से उसमें शायद चढ़ाव ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये देखा गया है कि जब भी कहीं युद्ध होता है तो रिपल इफेक्ट के तहत हर जगह आज की समय ऐसा है कि कोई भी देश आइसोलेट होकर के एकदम अलग थलग होके नहीं रह सकता। इसलिए कहीं भी युद्ध होता है तो उसका प्रभाव कमोबेश दुनिया के हर कोने पर होता है। तो और ये भी देखा गया कि अगर युद्ध होता है तो
चीजों के दाम बढ़ते हैं तो निवेशक जो है कई जगहों से अपने निवेश खत्म करते हैं, और वो किस में लगाएंगे? प्रॉपर्टी में लगाएंगे नहीं, क्योंकि युद्ध होता है तो प्रॉपर्टी को नुकसान होने की संभावना होती है, इसलिए वो सोने चांदी में निवेश करते हैं, और जब निवेश करते हैं, जब खरीदारी ज्यादा होती है तो दाम बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल मेरा आपसे और है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच ये युद्ध चल रहा है, जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, इसमें प्राइमरी जिम्मेदारी इजराइल की है। मेरी जानकारी के मुताबिक ट्रंप और उनकी गवर्नमेंट यही चाहते थे कि वहां पर रिजीम चेंज हो या बातचीत हो, लेकिन दिसंबर और उसके बाद फरवरी में नेतन्याहू की विजिट ने ट्रंप सरकार को इस तरह से एक तरह से आप कदे मजबूर कर दिया। मजबूर इसलिए कर दिया कि अभी भी अमेरिका में 68% बिजनेस यहूदियों के हाथ में है, जो कि इजराइल के अलावा और कुछ नहीं सोचते हैं। तो ये मजबूर कर दिया कि ट्रंप कहें कि हम अगर इजराइल हमला करेगा तो हम अगर इजराइल का हमला हुआ ईरान पे तो हम इस आशा में नहीं बैठे रहेंगे कि ईरान हमला करे तब हम रिटेलिएट करें। वो पहले ही हम फोरस्टाल कर देंगे या प्रीएम्प्ट कर देंगे उनका हमला, इसलिए हम पहले ही ईरान हम पर हमला करे उससे पहले ही हमला करेंगे। इसका मतलब कि अमेरिका को ये पहले अंदाजा था, जानकारी थी कि इजराइल हमला करेगा, तभी मार्को रूबियो ने कहा कि अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान के रिटेलिएट करने से पहले ही हम ईरान पे हमला करेंगे, और वही हुआ है। ठीक है त्रिपाठी जी, जुड़ने के लिए और समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जहाज को लेकर अब ये बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है। ऐसे में ईरान की तरफ से अड़ंगा अड़ाने पर भी अब जहाजों पर हमले की चेतावनी दे दी गई है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बता दें कि अमेरिका ने इजराइल में अपने नागरिकों को चेतावनी दे दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है। नागरिकों से बोला है कि अमेरिकी दूतावास सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, बड़ी जानकारी आपको मदद नहीं कर सकता। ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। अमेरिका ने इजराइल में अपने नागरिकों को चेतावनी दे दी है। बता दें कि महायुद्ध के बीच अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नागरिकों को चेतावनी दे दी है और नागरिकों से बोला है कि दूतावास पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। ऐसे में लगातार हमलों के बीच डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार बयान दे रहे हैं और ऐसे में उन्होंने कहा है कि सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते हैं। नागरिकों को लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई है, बयान दिया गया है कि आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। इस बीच युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी बता दें आपको कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि नागरिकों से बोला है कि सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा है कि आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। लगातार हमलों के बीच ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने बड़ा बयान दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी बीच बड़ी जानकारी मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई आ रही है। बता दें कि मिडिल ईस्ट तनाव का असर पढ़ाई पर भी देखने को मिल रहा है। कुवैत में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो है वो रद्द हो गई हैं और सीबीएसई ने कुवैत की परीक्षाएं टाल दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इस महायुद्ध के बीच जो है पढ़ाइयों को लेकर भी लगातार अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट तनाव का असर जो है वो पढ़ाई पर भी देखने को मिल रहा है। कुवैत में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो है वो रद्द हैं और सीबीएसई ने कुवैत में परीक्षाएं टाल दी है। पूर्व मध्य में बढ़ते तनाव का असर अब पढ़ाई पर भी दिखने लगा है। खाड़ी क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सीबीएसई ने अहम फैसला लिया है। बोर्ड ने कहा है कि फिलहाल कुवैत में 10वीं और 12वीं के एग्जाम जो है वो टाल दिए गए हैं और नई तारीख की जानकारी बाद में दी जाएगी। बोर्ड का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। हालात सामान्य होने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा और इस फैसले से उन छात्रों को राहत मिली है जो कि मौजूदा परिस्थितियों को लेकर चिंतित थे। खाड़ी क्षेत्र में चल रहे क्षेत्रीय हालातों की वजह से सीबीएसई ने कुवैत में होने वाली परीक्षा और हमारे साथ सुरेश कुमार गोयल जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं विदेश मामलों के जानकार हैं। सर बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। सर सबसे पहला सवाल यही होगा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए बहुत अचंभा हुआ, बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा। ये इतना जरूर था कि मालूम था कि कुछ ना कुछ होने वाला है।
लेकिन यूएसए इस स्केल पर और इसराइल इस स्केल पर ईरान पर हमला करेगा, इसका अंदेशा नहीं था। एक तो चीज ये है। दूसरा ये है कि जहां तक मुझको हमको खबर मिलती रही है, ओमान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से और वैसे भी ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो बातचीत चल रही थी जिनीवा में बिल्कुल। यूएसए और ईरान के बीच में, वो एक एग्रीमेंट के काफी नजदीक पहुंच चुके थे वो, और एग्रीमेंट होने में कोई ज्यादा देर नहीं थी। तो खासतौर पर जब अगर एग्रीमेंट होने वाला था उसके बावजूद अगर हमला हुआ, तो ये साफ जाहिर है कि हमले की वजह वो न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है, बल्कि कुछ और ही वजह रही होगी। अगर हमको वजह का अंदेशा ढूंढना है तो आई कैन स्पेक्यूलेट, थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने अभी तक साफ साफ ये नहीं बताया है कि उनका हमला कब तक चलेगा और कब तक रुकेगा। बिल्कुल। उन्होंने खाली ये कहा है जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो जाएंगे चलता रहेगा। ये बिल्कुल मेरे को याद दिलवाता है कि जैसा नेतन्याहू ने कहा था गाजा में कि जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो जाएंगे चलता रहेगा, और 4 साल हो गए और वहां पर 70,000 लोग मारे जा चुके हैं, उसके बावजूद अभी तक हमास का खात्मा नहीं हुआ है। ये तो देखिए क्या होता है आगे, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, और जब तक ऑब्जेक्टिव का पता नहीं चल जाएगा, बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि हम युद्ध के खत्म होने के बारे में कोई भी अटकल लगा पाएंगे। जी ठीक है सुरेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ईरान से जुड़ी हुई है। ईरान के साथ बड़े युद्ध की तैयारी में अमेरिका, ट्रंप ने दी चेतावनी, हमारे पास अनलिमिटेड हथियार है। बड़ी जानकारी आपको दे दी कि इस महायुद्ध के बीच ईरान के साथ बड़े युद्ध की तैयारी में है अमेरिका, और ट्रंप ने एक चेतावनी दे दी है, और ट्रंप ने कहा है कि हमारे पास अनलिमिटेड हथियार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल के संघर्ष के बीच अब ये बड़ी चेतावनी दे दी है कि उनके पास अनलिमिटेड हथियार है। सर, सवाल यही है कि क्या कितने हथियार है और कितने दिनों तक ये युद्ध चल सकता है और कितने दिनों तक ये युद्ध जारी रहेगा, क्योंकि ट्रंप तो पीछे हटने वाले नहीं लग रहे हैं। जी, सवाल मेरे से है या आपका? जी जी, देखिए जहां तक ये अंदाजा लगाना कि कितने हथियार हैं, हम सब जानते हैं कि अमेरिका एक विश्व शक्ति है और एक बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है। और आपने शायद ये भी सुना होगा कि जब वॉर शुरू हुई तो उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री थी उसके स्टॉक 20% जंप कर गए थे। क्लियरली इनको काफी फायदा हो रहा है इसको, जैसे यूक्रेन के टाइम पर हुआ था या गाजा के टाइम पर हुआ था, तो उनको तो फायदा हो रहा है ये, और जंप करेगा आगे। और ये खत्म होने वाले नहीं है कि खाली इसलिए कि हथियार नहीं रहे, हथियार इनको मिलते रहेंगे। बिल्कुल। बात यह है कि हथियारों के होने के साथ साथ क्या उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरी तरह से ईरान को खत्म किया जाए, या ऑब्जेक्टिव ये है कि ईरान का तख्ता पलट तो हो और इसके साथ साथ ईरान की जो एक सियासत का तरीका है वो बिल्कुल बदला जाए। तो जब तक ये पता नहीं चलेगा, मुझको नहीं लगता कि युद्ध के खत्म होने की कोई संभावना है। ट्रंप खुद बोल चुके 3-4 हफ्ते की बात है, 4 हफ्ते से ज्यादा भी चल सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ईरान कितना झुकता है। और ईरान जैसे कि उनका रवैया चल रहा है, ईरान मुझको नहीं लगता कि वो झुकने वाला है। बिल्कुल। ऐसे में सुरेश सर, क्या लग रहा है कि ये ट्रंप के पास तो चलिए बहुत हथियार हैं, इनका समझ में आ रहा है, लेकिन क्या ईरान पूरी तरह से मैदान में टिका रहेगा? ये मुश्किल सवाल है ये थोड़ा, क्योंकि ईरान के पास जाहिर है कि अभी असलहा है। अगर असलहा खत्म हो चुका होता बिल्कुल, तो उनके जिस तरह मिसाइल के अटैक हो रहे हैं वो खत्म हो चुके होते, वो चल रहे हैं अभी भी। लेकिन असलहा अनलिमिटेड तो नहीं है उनके पास, और इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि हमेशा बनता रहे। अब ये डिपेंड करता है कि वो असलहा किस तरह काम में लिया जाए। अगर वो काम में लिया जाता है अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक करने में, तो उससे जो अमेरिकन कैपेसिटी है वॉर लॉन्च करने की, उसमें एट्रिशन होगा। अगर अमेरिका के जो एम्बेसीज है जहां पर कि अभी हमले हो रहे, वहां पर हमले किए जाए, जान माल का नुकसान हो, तो उससे अमेरिका की जो एक इच्छा शक्ति होती है वो खत्म होगी। तो डिपेंड करता है कि तेहरान किस तरह काम में लेता है, लेकिन मुश्किल सवाल है। बिल्कुल।
ठीक है सुरेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी जानकारी दुबई से निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि दुबई से 149 यात्री दिल्ली लौटे हैं और दिल्ली से 217 यात्री चेन्नई लौटे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दुबई से 117 यात्री जो है वो चेन्नई लौटे हैं और दिल्ली से 80 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइटें जो है वो कैंसिल कर दी गई है। इजराइल और ईरान के जंग का आज चौथा दिन है और जंग के कारण लगातार चौथे दिन भी दिल्ली एयरपोर्ट पर 80 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइटें जो है वो कैंसिल हुई हैं। हालांकि आज सुबह एयर इंडिया की फ्लाइटें दुबई के लिए रवाना हुई थी और वहीं बता दें कि जो फंसी थी पीवी सिंधु वो वापस लौट आई हैं। ऐसे में लगातार फ्लाइटें भी रद्द हो रही हैं। सर, लगातार फ्लाइटें रद्द हो रही हैं, ऐसे में फ्लाइटें सुबह खबर आई थी कि चालू हो गई हैं। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जो भारतीय नागरिक अमेरिका में फंसे हैं, ईरान में फंसे हैं, इजराइल में फंसे हैं, वो कैसे अब आएंगे? हालांकि कुछ लोग तो आ गए हैं, बाकी जो फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, पूरा मिडिल ईस्ट जो है एक भारत की कनेक्टिविटी के लिए, चाहे वो नॉर्मल टूरिस्ट कनेक्टिविटी हो या बिजनेस कनेक्टिविटी हो, किसी भी चीज के लिए बहुत अहम एक हब रहा है ये। दुबई खास तौर पर, दुबई एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल हब है जहां से कि भारत में आने जाने वाले यात्री यूरोप भी जाते हैं, अफ्रीका भी जाते हैं, यूएसए भी जाते हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सेंटर रहा है ये। पहली बात तो ये है कि जो अगर हमले होते हैं तो दुबई में नुकसान तो पहुंचेगा ही, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि वहां से जो ऑपरेशन है वो जल्द से जल्द शुरू किए जाए। लेकिन अगर जंग के हालात ऐसे बने कि वहां से उनको दुबई एयरपोर्ट एक इंडेफिनिट टाइम के लिए बंद करना पड़े, और इस बात को नकारा नहीं जा सकता, तो ये चीजें जो है पूरे मिडिल ईस्ट को, पूरे वेस्ट एशिया को, बिल्कुल मैं कहूंगा एक तरह से खत्म कर देंगी ये। जी ठीक है सर, जुड़ने के लिए और समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बता दें कि लगातार मिडिल ईस्ट में हंगामा देखने को मिल रहा है। महायुद्ध की तरफ दिन पर दिन ये आग जो है वो फैलती जा रही है। ऐसे में दुबई में से जो लोग हैं वो वापस लौटे हुए हैं। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि अमेरिका वर्सेस ईरान की ये युद्ध जो है, सारी दुनिया की नजरें जो है इस महायुद्ध पर टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।